Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just rupees 399 rupees. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप लिखेंगे इट इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो रिफर्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इट इज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट इट इज आल्सो रिफर्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका क्या होगा, वो होता है fx 1 by अंडर रूट 2 pi सिग्मा e to the power minus 1 by 2 x minus mu by sigma. This is what the probability density function of the normal distribution. ठीक है, ये क्या है, probability density function है। अब अगर मैं let x minus mu को by sigma, x minus mu by sigma को z पुट कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो टर्म है ना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, z के टर्म्स में आ जाएगा। तो उस केस में हो जाएगा सिग्मा अंडर रूट 2 पर e to the power minus 1 by 2 z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये याद करने में आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी, z स्क्वायर बाय 2। ठीक है, e to the power minus z स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं हम, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है मींस व्हाट, कि ये किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट करेगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्लॉट करना चाहूं, तो ये बनेगा कैसे, उसको करते ट्राई। ठीक है, तो चलो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। राइट, तो मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो कैसे प्लॉट करूंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स लेके। अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं इनफाइनाइट लूं, z की वैल्यू को इनफाइनाइट लूं, यहां पे z टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या होगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मींस व्हाट, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। z टू द पावर अगर मैं माइनस इनफाइनाइट ले रहा हूं तो भी क्या होगा, z स्क्वायर मतलब फिर से वो इनफाइनाइट में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, e टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। राइट, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ऐसा पॉइंट लूं लाइक एट x माइनस म्यू, x इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, एक पॉइंट कहां पे ले रहा हूं मैं, जहां पे x माइनस म्यू है, x इज इक्वल टू म्यू है। म्यू क्या है देखो, अच्छा मैं इसको डिफाइन नहीं किया हूं, अच्छा चलो यहां पे लिख देता हूं। x क्या है, x इज आपका कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। राइट, और म्यू क्या है, म्यू है आपका मीन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। ठीक है, तो डिफाइन भी हो गए सारे टर्म्स और सारे टर्म्स को पता भी है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मीन के इक्वल होगी
तब क्या होगा, तब ये होगा कि z का वैल्यू दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस पे ये जब पूरा टर्म, ये जो e टू पावर माइनस जो पूरा z स्क्वायर वाला टर्म था, वो एक्चुअल में क्या है, डिकेइंग टर्म है, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू म्यू पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो किसके इक्वल होगी, जब e टू द पावर z जैसे ही 0 होगा तो e टू द पावर माइनस 0 इज व्हाट 1। अगर ये 1 होता है तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, f z मैक्सिमम, ठीक है। f z मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा राइट। ये तो मैंने प्लॉट करने के कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए। पहला इनफाइनाइट में देखा कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, माइनस इनफाइनाइट में फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, और x इज इक्वल टू म्यू पे, मतलब कि जब रैंडम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मीन के इक्वल हो रही है तब z की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो रही है, ठीक है। और वो केस पे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, और उस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या है, 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, z का एक टर्म दिया था, राइट, x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z पुट किया ताकि हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे z को भी डिफाइन करता हूँ, z को भी लिखता हूँ, इसको बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको z को मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोल दिया। तो अब मेरे पास आ गई सब चीज, तो मैं प्लॉट कर सकता हूँ इसको, राइट। तो इसको प्लॉट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये क्या है, z एक्सिस z माइनस, ठीक है, ये हो गया एक्सिस, राइट। अब ये बोल रहा था मैं कि एट z इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया, चलो 1 माइनस 1, सॉरी, z की वैल्यू माइनस 2 और ये माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी मैं चेक करूँ नियरली 0 पुट करता हूँ, और एट z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या z इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे z लेस देन 0 है, इतना पोर्शन, और यहाँ पे, ठीक है। अब एट z इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू म्यू के इक्वल है। नेक्स्ट थिंग और कि यहाँ पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम है, वो किसके इक्वल है, 1 बाय सिग्मा अंडर 2 पाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ इस फंक्शन को, देखो कैसे लिखा है, राइट, ऐसा। तो अब मुझे ये कैसा दिख रहा है, गॉसियन फंक्शन की तरह दिख रहा है। आप अगर देख रहे होंगे स्पेशल इंटीग्रल, जब हमने बात किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो उसमें स्पेशल फंक्शंस के बारे में जब बात किया था, पहला फंक्शन क्या था, स्पेशल फंक्शन, गामा फंक्शन था। नेक्स्ट क्या बात किया था मैंने, गॉसियन फंक्शन के बारे में बात किया था। तो गॉसियन फंक्शन का भी हमने क्या बोला था कि कुछ इसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, e टू पावर माइनस ax स्क्वायर, राइट, इसी फॉर्म का मैंने रिप्रेजेंटेशन रखा था। और इसमें फंक्शन का जो मैंने प्लॉट बनाया था उसमें भी सेम बनाया था। इसीलिए मैंने क्या बोला थर्ड पॉइंट में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो रिफर्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या आ गया, तो प्लॉट भी आ गया। अब प्लॉट क्यों इंपॉर्टेंट था, देखो पहला बात ये कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, प्लॉट भी है, सारे वेरिएबल्स को भी नोट कर लिया, सब चीज देख चुका हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी मुझे पता चल चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आ रहा हूं ताकि हम न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं यहां पे, अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, देखो राइट, अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा मैं,
टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, राइट। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब कि क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज विल गिव मी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो क्या आएगा मेरे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या था हमारा, 1 बाय अंडर रूट 2 सिग्मा e to the power minus infinity से infinity e to the power minus x minus mu by 2। ठीक है, dx ये था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, लेट x minus mu by sigma is equal to z बोला। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं x minus mu is equal to sigma z, this is called what, dx is equal to dz, राइट, dx is equal to dz हो गया। अब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड dz is nothing but equal to सिग्मा dz, सॉरी ये तो सिग्मा dz। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा गॉट कैंसल, तो मेरे पास आ गया राइट, ये चीज आ गया। अब देखो यहां पे, अब आप पेज खोलो, कौन सा, गॉसियन इंटीग्रेशन, गॉसियन फंक्शन का पेज खोलोगे आप, वहां पे आप देखोगे कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था उसमें, कि e टू द पावर माइनस a z स्क्वायर dz, मतलब e टू द पावर ax स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, इस गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट रिजल्ट किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय, होता है कि नहीं होता है, इस गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली अंडर रूट पाई बाय a। तो यहां पे a क्या है, a है यहां पे a is equal to 1 by 2, this implies what, कि इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 2 पाई के। ठीक है, दिस इज व्हाट, अंडर रूट 2 पाई। तो अगर ये अंडर रूट 2 पाई के इक्वल है, तो अंडर रूट 2 पाई है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 पाई है, तो ओवरऑल क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। और बताओ कि क्या मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत भी थी, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। कब, देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है जो हम पहले पढ़ के आए बेसिक में। ठीक है, बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी वाज होल न्यू डिफरेंट थिंग। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये उस चीज का है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रैंडम वेरिएबल्स में, कि अगर मैं सारे ट्रायल्स के, मतलब सारे रिजल्ट को, जैसे 1/4 1/4 1/4 1/4 हो रहा था, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड का आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ले रहा था, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस का जब मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा था, तो हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आता है वो था टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जब भी मैं यहां पे रैंडम वेरिएबल्स में टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं इक्वल टू 1, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिलेट करें जो हम टोटल प्रोबेबिलिटी उसमें पढ़े थे, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, तो दैट वाज होल न्यू डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो यहां पे मैं इसका बात कर रहा हूं कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जब मैं किया, पूरे फंक्शन का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का जब इंटीग्रेशन किया, तो इसका पूरा एरिया, इस पूरा एरिया किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। मतलब कि एरिया अंडर द कर्व 1 है, इसका मतलब कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये, अगर मैं यहां से यहां का बात कर रहा हूं, ठीक है, 0 से z इज इक्वल टू लेस देन 0 की बात कर रहा हूं, और यहां पे बात कर रहा हूं z ग्रेटर देन 0 की, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0 इज व्हाट, 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 इज व्हाट, इक्वल टू 0.5। ठीक है, तब फिर आधा 0.5 इधर प्रोबेबिलिटी, आधा 0.5 इधर प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं यहां से यहां प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये काम हो गया इसका। तो मैं यहां पे देख रहा हूं 1 से, अगर मैं 1 -1 से
1 की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो ये आता है 68.26%, ठीक है, और 68.26% इस बच्चे से देते हैं इस माइनस 1 से 1 का एरिया कितना है, -68.26, या फिर क्या बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 0.6826, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ 1 से सॉरी -2 से 2 तक कितना होगा प्रोबेबिलिटी 95.5%, मतलब कि क्या 0.95.5, और -3 से 3 तक दिस इज 99.9 दिस, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया, राइट। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिख दिया कि जब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो डेफिनेटली इक्वल टू 1 आया, और उसको मैं थोड़ा सा रिलेट किया किससे, गॉसियन फंक्शन से रिलेट किया, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया इस फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट पाई बाय a होता है, और इसका मतलब क्या हमने देख भी लिए कि दोनों मेथड से टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 होता है और गॉसियन इंटीग्रेशन से भी करो तो भी 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। और फिर जब मैंने बोला कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो z लेस देन 0.5 है, z ग्रेटर देन 0.5 है, और अगर मैं ये पूरा पूरा एरिया कितना हुआ 1 हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुआ, या तो मैं क्या बोल सकता हूँ 100% बोल सकता हूँ 100%, मतलब कि क्या ये -1 से 1 के बीच का एरिया मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितना 68.26। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी की बात करनी होगी कि z फ्रॉम -1 टू 1 प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.6826, और अगर मेरे को -2 से 2 की बात करनी होगी मतलब कि z की वैल्यू -2 से 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस केस में होगा 0.95.5, या तो फिर एरिया की बात करेंगे तो 95.5% एरिया -2 से 2 के बीच आता है, और अगर -3 से 3 के बीच देखूं तो इस गॉसियन फंक्शन का 99.73% एरिया -3 से 3 के बीच आता है, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ये न्यूमेरिकल है वो इसी पॉइंट से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं करने वाला हूं न्यूमेरिकल सॉल्व, और सारे क्वेश्चन को मैं इसी कॉन्सेप्ट से, कितने इस जो ग्राफ में आए हुए कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस ग्राफ में आए हुए कॉन्सेप्ट से ही मैं सॉल्व करने वाला हूं सारा का सारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, दिस मच इज 0.5, दिस मच इज 0.5, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे कि since normal distribution is a Gaussian is also referred as Gaussian distribution and it is a symmetric distribution, ठीक है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइडें सेम है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सो द सेंट्रल टेंडेंसीज आर इक्वल, ठीक है, सो द सेंट्रल टेंडेंसीज आर इक्वल। अब सेंट्रल टेंडेंसीज आपको पता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम स्टैटिस्टिक्स में जब पढ़ेंगे तो मैं वो सब चीज को क्लियर कर दूंगा, पर अभी क्या लिखेंगे, सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक सो सेंट्रल टेंडेंसीज आर इक्वल, दैट मींस मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन मोड और मीडियन तीनों एक है इसमें और तीनों इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गया कॉन्सेप्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मैं चलता हूं न्यूमेरिकल्स की ओर और मैं सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द एनुअल प्रेसिपिटेशन डाटा ऑफ अ सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होने की डाटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन एज डायरेक्टली गिवन, ठीक है। यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा दोनों गिवन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन एज 1000 एंड 200 mm, मतलब ये क्या मीन क्या है म्यू, ये क्या है मीन 1000 mm मिलीमीटर, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब क्या सिग्मा इज इक्वल टू 200 mm, right, these two things are given. The probability that the probability that annual precipitation will be more than 1200 mm is, मतलब कि क्या, अगर यहाँ पे मैं x जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसको मैं क्या डिफाइन कर दूं
रैंडम वेरिएबल जो है वो डिनोट करे एनुअल प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन को डिनोट करे तो मुझे क्या बोला जा रहा है कि x जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मोर देन ऑफ, ठीक है, सिर्फ मोर देन की बात हो रही है, मोर देन 1200 mm, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। मतलब कि क्या, अगर मैं z फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है। तो अगर x इज ग्रेटर देन 1200 mm तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ये इक्वल टू है, मतलब कि z मस्ट बी ग्रेटर देन 1200 माइनस 1000 बाय 200, दैट इज z ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। अब मेरे को इस चीज, मेरे पास तो कर्व पहले से मौजूद था, राइट, मेरे पास कर्व पहले से मौजूद था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, तो ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये एब्सोल्यूट हो गया। और मैंने क्या बोला था कि -1 फिर 1 -2 2 और ये -3 और ये 3, और कर्व कैसा था ये, ठीक है। और मुझे क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1, मतलब कि क्या, ये यहां पर ये पूछी जा रही है, ठीक है। उतनी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, मतलब कि क्या, अगर मैं यहां से लेकर वहां तक का एरिया फाइंड आउट कर लूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बात हमको पता है। तो अगर मुझे बस यहां से यहां तक एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहली बात तो ये कि देखो इतना प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल था, z ग्रेटर देन 0 पे was equal to 0.5, मतलब कि z जहां से 0 से लेकर इंफिनिटी तक जो वैल्यू थी उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल थी, 0.5 के इक्वल थी। अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि 1 से इंफिनिटी तक की वैल्यू क्या होगी, तो पहले मैं आंसर मार्क करता हूं कि डेफिनेटली लेस देन 50 डिग्री परसेंट होगी, ठीक है। तो जब यहां से यहां तक पूरा कितना है, 0 से लेकर इंफिनिटी कितना है, 50% है, तो 1 से इंफिनिटी क्या होगा भाई, एरिया तो कम हो गया, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी भी लेस देन 50% होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट होता है। पर अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो, अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि यहां से यहां तक -1 से 1 तक का एरिया कितना है, 68.26% है, ठीक है। अगर टोटल एरिया 100% है तो -1 से 1 तक का एरिया कितना है, 68.26% है। तो अगर मैं ये जो इतना एरिया कितना है, ये 0.5 के इक्वल है, ठीक है, ये पूरा 0.5 के इक्वल है, और ये एरिया किसके इक्वल होगा, इतना एरिया, ये इक्वल होगा 68.26/2, ठीक है। -1 0 से -1 68.26/2 और 0 से 1 68.26/2। तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, इस चीज को फाइंड आउट करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z greater than 1 will be equal to 0.5, ठीक है। ये 0.5 minus this blue region will be how much, 0.6826/2 will be how much, 0.15 something, ठीक है। तो टोटल एरिया भी निकाल दिया और वो डेफिनेटली लेस देन 50% आ रहा है, मतलब कि 15% के आसपास आ रहा है वो, तो लेस देन 50% है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये क्या बोल रहा है कि अ डाइस इज रोल्ड 180 टाइम्स यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाइस 180 टाइम्स रोल किया गया, मतलब कि क्या, अगर मैं यहाँ पे एन की बात करूं, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज हाउ मच, 180, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज हाउ मच, 180, यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेज 4 विल टर्न अप एट लीस्ट 35 टाइम्स। 35 टाइम्स आना चाहिए भाई फेज 4, ठीक है, 4 आना चाहिए 35 से ज्यादा या इक्वल आना चाहिए, एटलीस्ट मतलब या तो 35 बार आए या तो 35 से ज्यादा बार आए। अगर मैं 180 बार डाइस रोल कर रहा हूं
तो 35 या 35 से ज्यादा बार 4 आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मतलब कि क्या, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर रहा हूँ तो वो कितना होगा 1 बाय सक्सेस 1 बाय 6, और क्यू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो होगा 5 बाय 6। ठीक है, ये दोनों चीज मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या बोल रहा है x जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बोली जा रही है। ठीक है, अब देखो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज की जरूरत है, मेरे को जरूरत है सिग्मा और म्यू की, मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन, और किसकी स्टैंडर्ड डिविएशन एंड हमारा मीन कैसे होगा, म्यू इज इक्वल टू एनपी is how much 180 into this, that is how much 30, राइट। दिस ये हो गया, सिग्मा किसके इक्वल आएगा, सिग्मा होगा अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू मीन्स व्हाट 180 into 1 by 6 into 5 by 6। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा 5 के, क्योंकि 2 3 का 90 है, 3 1 2 3 तो 5 5 25, तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया 5 के आ गया, राइट। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 35 बोली जा रही है, इसका मतलब क्या कि z क्या होगा, z विल बी इक्वल टू x इज व्हाट 35, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस म्यू क्या है, म्यू आया हमारे पास 30 बाय सिग्मा दैट इज इक्वल टू 5, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, ये तो ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट इज हाउ मच, दैट इज एक मिनट will turn up find the probability will turn at least 35 times। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिया है, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ये पूरा सेम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, मतलब कि क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड कर रहे हैं, दिस एरिया की। ठीक है, दैट इज 1 से लेके इंफिनिट तक, और ये एरिया किसके इक्वल आया था 0.15 के इक्वल आया था, मतलब कि क्या 15% अप्रोक्सीमेटली z ग्रेटर देन 1 की, तो इसकी आंसर क्या होगा 0.15। ठीक है, समझ में क्यों आया ऐसे, बस इसमें हमको क्या करना था, पहले सिग्मा फाइंड आउट करना था और म्यू फाइंड आउट करना था। सिग्मा और म्यू फाइंड आउट करने के बाद देखो इसमें भी सेम फार्मूला यूज हुआ है, सिग्मा म्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारा सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया कि z मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के इक्वल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं 0.5 माइनस 0. क्योंकि देखो 0 से 1 कितना दिया हुआ है 0.3413, और वो चीज हमें पहले ही पता था, 68.26 को हमने डिवाइड बाय 2 किया था तो 0.3413 आएगा, तो वो हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 0.15 समथिंग आता है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और तो ये हमारा सर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है x, रैंडम वेरिएबल x फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज म्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो मीन की वैल्यू क्या है 100, और if the probability is p is equal to alpha for alpha greater than 100, ठीक है होगा x greater than 100, then the probability of x laying between 90 and 100, that is probability of x less greater than 90 and less than 110 is equal to, ये पूछा है, मतलब क्या है, सिर्फ मीन गिवन है मेरे को इस क्वेश्चन में, सिर्फ मीन गिवन है, और मैं अगर बोल दूं ठीक है, इसको बताओ करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस इंफिनिटी राइट, तो यहाँ पे मैं x को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, देखो x माइनस म्यू बाय सिग्मा जो है, जब अगर आप इसको z से डिनोट करोगे तो आपका ओरिजिन कहां पे आएगा, z इक्वल टू 0 पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस अगर x के टर्म में डिनोट करोगे तो ये थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा, कर्व आपका सेम एज इट इज रहेगा और बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, बस ये थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पर मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको हटा देता हूँ बीच वाला लाइन को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि
थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। जब x के टर्म्स में डिनोट करूंगा ना, तो ये z इज इक्वल टू 0 यहां पे लाई करेंगे, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 यहां पे लाई करेंगे। पर ये सब कुछ मतलब नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ओवरऑल कर्व हमको पहले से पता है, ठीक है, ओवरऑल कर्व से ही हमको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो गॉसियन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गॉसियन फंक्शन रहेगा, म्यू इज इक्वल टू 100 गिवन है पहले से ही, और हमें बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 पे इसकी वैल्यू अल्फा है। मतलब कि सपोज अगर मैं x इज इक्वल टू 100 को यहां पर मार्क करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 100 लिखा, राइट, x इज इक्वल टू 100, और इतने एरिया की वैल्यू क्या है, अल्फा है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी अगर अल्फा है तो डेफिनेटली एरिया की मतलब अल्फा, ये गिवन है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट थिंग मेरे पास बोला जा रहा है कि 90 प्लस अल्फा, 90 से लेकर 110 तक की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज म्यू गिवन है, तो मेरे को पता है कि z इसके इक्वल होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा के, राइट। तो अगर मैं 90 से 110 तक की वैल्यू बताना चाहूं, 90 से 110 तक की वैल्यू बताना चाहूं, तो मैं z की वैल्यू को कैसे वैरी करूंगा। अगर x वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है 90 से 110 तक, तो z कैसे वैरी करेगा, z के लिए मैं वैरी करता हूं इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 90 अगर पुट करता हूं, माइनस 100 करता हूं, बाय म्यू करता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाय म्यू, ठीक है, ये करेक्ट है, माइनस 10 बाय सिग्मा, इतना करेक्ट। अगर z की वैल्यू को मैं x की वैल्यू को 110 रखता हूं, तो 100 अपॉन सिग्मा दैट इज इक्वल टू 10 बाय सिग्मा, राइट। अब तो ठीक है। अब अगर मैं इस गॉसियन फंक्शन को अब मैं z के टर्म्स में ड्रॉ करता हूं, राइट, तो यहां पे हमको पता है कि z इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब यहां पे मैक्सिमम पॉइंट आएगा हमारा, z इज इक्वल टू 0 अगर यहां पे है। अब इस x इज इक्वल टू 100 को मैं इधरी साइड क्यों मान के रहा, मैक्सिमम को डाउट आया होगा कि मैं इस साइड को ड्रॉ किया था, तो चलो इसको ड्रॉ मत करो अभी, ये भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ ताकि डाउट भी ना हो आपको, इस चीज को भूल जाओ। अब मैंने क्या बोला था कि जब x इज इक्वल टू 100 हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 110 हो रहा है यहां पे, तो अब यहां पे जब ये 110 हो रहा है, मिसप्रिंट हो गया था, अब ये 110 हो रहा है, तो x के टर्म में चलो आप भूल जाओ, और यहां पे अगर मैं z के टर्म में प्लॉट कर रहा हूं, तो प्लस 10 बाय सिग्मा माइनस 10 बाय सिग्मा, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू को भूल जाओ, उसको हमको जरूरत नहीं, पर हमको ये तो पता है ना कि z यहां से यहां तक पॉजिटिव रहता है, z यहां से यहां पॉजिटिव रहेगा, z यहां से यहां नेगेटिव रहेगा। तो अब अगर मैं 10 बाय सिग्मा को यहां पर प्लॉट करता हूं, z इज इक्वल टू 10 बाय सिग्मा को यहां पे प्लॉट करता हूं, और फिर माइनस 10 बाय 10 सिग्मा कहां होगा, ठीक है, माइनस 10 बाय सिग्मा यहां पे ही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन, तो यहां से यहां, ठीक है, राइट, ये ऐसा हो गया, ठीक है, दोनों सेम जगह हो गया। अब तो आप बोल सकते हो ना कि z इज इक्वल टू 0 यहां पे है, z इक्वल टू माइनस 10 सिग्मा यहां पे है, z इक्वल टू प्लस 10 सिग्मा यहां पे है, और इस यहां से यहां तक की वैल्यू, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू कितनी है 110 है, तो यहां से यहां की वैल्यू कितनी गिवन है अल्फा, ठीक है। और अगर z इज इक्वल टू 10 बाय सिग्मा से लेके इंफिनिट तक की वैल्यू अल्फा है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू भी होगी अल्फा, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, जैसा कि हमने देखा था -2 से 2, ठीक है, फिर -3 से 3, -1 से 1, सब जगह आधा आधा डिवाइड होता, और इधर 0.5 है, इधर 0.5 है, पूरा सिमेट्रिक फंक्शन ना। तो अगर यहाँ 10 बाय सिग्मा से लेके इंफिनिट अगर अल्फा है, तो -10 बाय सिग्मा से लेके माइनस इंफिनिट भी अल्फा होगा। अब ये चीज अगर मुझे पता है, तो मुझे क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 से लेके इसकी फाइंड करो। तो अगर जब x वैरी कर रहा है 90 से 110 तक, तो आपका z कहां से कहां वैरी कर रहा है, z वैरी कर रहा है -10 बाय सिग्मा से लेके आपका 10 बाय सिग्मा। तो मतलब कि क्या, मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इतना एरिया अल्फा है, इतना एरिया अल्फा है, और टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है 1,
तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 अल्फा, दैट इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने बोला था आपको कि आपका जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। पूरा का पूरा आपको विजुअलाइज करना है और सिर्फ एरिया निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है। अब बच्चे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कर देंगे। चलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.